हाँ जी सेठ जी। कहाँ છે पैर कहाँ છે फुल माहौल છે हैशटैग समाज है समा हैशटैग समाज है फुल माहौल नमस्ते 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 दो बार नमस्ते दो बार नमस्ते ऐसा नमस्ते ऐसा नमस्ते ऐसा नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 2 रखा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी गहरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी का। ठीक है, गहरी है भाई, गहरी है। लास्ट क्लास में हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे और उसकी एप्लीकेशन की बात भी आज हम लोग करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात करेंगे, रेजोनेंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा इंडक्टिव इफेक्ट बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट का कारण जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर पड़ता चला जाता है। 3 कार्बन के बाद उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है और इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन अपना एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता है। और इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट होता है। और प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। माइनस आई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट होता है, जितने लगे होंगे आइटम वो सबका जुड़ के इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। एक माइनस आई सीरीज बताई थी जो याद करनी है, रटनी है, पहली बार बोल रहा हूँ रटनी है। NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन C ट्रिपल बॉन्ड CH फिनाइल CH3 और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0। C ट्रिपल बॉन्ड CH के बाद NH2 भी आएगा। प्लस आई सीरीज जो देते हैं CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3 हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0। ट्रीटियम का ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा, O18 माइनस का O माइनस से ज्यादा। और फिर अपन ने पीरियोडिक टेबल की बात करी थी, बैंगन आलू गाजर इन थैला वाली। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो माइनस आई बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो माइनस आई कम होगा। और उसके बाद अपन ने कार्बोकेटायन कार्बन फेडिकल और कार्बोनाइन की बात करी थी। कार्बोकेटायन जो था वहां पे हेट्रोलिटिक फिजन होता था, वहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता था, उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते थे। और उसके बाद उसका हाइब्रिडेशन sp2 आता था और वो ट्राइगोनल प्लेनर होता था। कार्बोकेटायन इज कॉपी पेस्ट कार्बन फेडिकल। कार्बन फेडिकल में सिर्फ एक अंतर है, वहां हेट्रोलिटिक फिजन होता था, यहाँ होमोलिटिक फिजन होता है। ये भी भिखारी वो भी भिखारी। कार्बोनाइन दूसरे का इलेक्ट्रॉन चुरा के बैठता था और उस पर माइनस चार्ज आता था, जो कि लोन पेयर जैसा है। बस लोन पेयर और माइनस में एक अंतर है कि लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के होते थे और माइनस में एक इलेक्ट्रॉन खुद का होता था और एक किसी और का पाप होता था। वो किसका होता था? जो बॉन्ड टूट जाता था। और कार्बोनाइन जो है वो भी हेट्रोलिटिक फिजन से बनता था, वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होता था, 8 इलेक्ट्रॉन होते थे और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती थी और वहां पे हाइब्रिडेशन sp3 होता था और ट्राइगोनल पिरामिडर वहां पे ज्योमेट्री होती थी। और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट कैसे लगाया था कि कार्बोकेटायन भिखारी है तो भिखारी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो स्टेबल फील करेगा, और अगर उससे इलेक्ट्रॉन खींचोगे, भिखारी के कटोरे में से पैसे छीन के भागेंगे तो वो और पगला जाएगा। सेम विद कार्बन फेडिकल। कार्बोकेटायन को प्लस आई स्टेबल करता है, माइनस आई अनस्टेबल करता है। वही चीज कार्बन फेडिकल में है। कार्बोनाइन उसका पेट भरा हुआ है, पनीर टपक रहा है, अगर उसको और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। मतलब प्लस आई उसे अनस्टेबल करता है और माइनस आई उसे स्टेबल करता है। मतलब प्लस को प्लस आई पसंद है, माइनस को माइनस आई पसंद है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, अब इसी चीज को कि प्लस को प्लस आई पसंद है और माइनस को माइनस आई पसंद है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास शुरू हो रही है और वो क्वेश्चन से शुरू हो रही है। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटीज कंपेयर करनी है। ठीक है सर, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। आइए सर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3 प्लस CH3, यहां पर CH, यहां पर CH3 प्लस, यहां पर CH3 CH2 प्लस और यहां पर CH3 प्लस। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। और एक क्वेश्चन मैं बता रही हूं, उसके बाद सारे आपको करने हैं। आइए सर देखिए सर, आप जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ कि कार्बोकेटायन sp2 है और ये sp3 है। और ये मिथाइल क्या करेगा? ये प्लस आई लगाएगा इधर से। ये मिथाइल क्या करेगा? प्लस आई लगाएगा इधर से। ये मिथाइल क्या करेगा? प्लस आई लगाएगा इधर से। मतलब इस कार्बोकेटायन पे 3 प्लस आई लग रहे हैं। यहां पर ये प्लस आई लगाएगा, ये प्लस आई लगाएगा इधर से और इधर से। यहां पर ये प्लस आई लगाएगा इधर से और यहां कोई प्लस आई नहीं लगा रहा। जैसे ही प्लस आई मिलेगा, कार्बोकेटायन की जिंदगी में खुशियां आएगी, उसके जीवन में हैशटैग समा खुल जाएगा।
क्यों? क्योंकि भिखारी के कटोरे में पैसे आएंगे तो वो खुश होगा। तो यहां जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो होगा ए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन डी। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक बात ध्यान रखनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गुड्डू भैया। मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां से एक और बात निकल के आ रही है, ये कैसा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं। ये कैसा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं। ये कैसा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा है। तो 3 डिग्री वाला 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री वाला 1 डिग्री। नहीं, कार्बन पे प्लस क्यों आया? नहीं, ये दिया है क्वेश्चन, तो आपको बताना है इनकी स्टेबिलिटी, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। कार्बन पे प्लस आया ना, तो आपको बताना है कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ये क्वेश्चन है गुड्डू, समझे आप? अब आपको लगाना है स्वयं का दिमाग। मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करा देता हूं कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है गुड्डू, मैं आपको बता देता हूं मेरा जन्म किस लिए हुआ है। एक चीज का आपको अनुभव कराने के लिए, शायद आप भूल गए हैं, ईश्वर ने आपको बहुत कीमती चीज दी है, बस उसी का बताने के लिए मुझे भेजा गया है कि आपको ईश्वर ने दिमाग दिया है, आप उसका पूर्ण रूप से करेंगे वो प्रयोग, आपके पास वो है। बस यही बताने के लिए मेरा जन्म हुआ है, योगेश का जन्म हुआ है गुड्डू को ये बताने के लिए कि गुड्डू को एक कीमती चीज दी गई है, उसका एहसास दिलाने के लिए कि गुड्डू आपके पास है वो दिमाग, आप उसका यूज करोगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप उसका यूज करो। ऊपर वाले ने आपको बहुत कीमती देके भेजा है नीचे, और वो भेजा है आपका, क्या देके भेजा है? भेजा देके भेजा है। क्या देके भेजा है? भेजा देके भेजा है। आपके पास जो सबसे कीमती चीज है अभी फिलहाल, वो है आपका स्वयं का भेजा। देखो मेरी बात सुनो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत। लेकिन आपको मेरी बात को अच्छे से सुनना है। अगर आपसे गलत भी हो रहा है कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, आप अटेम्प्ट कर रहे हो। अटेम्प्ट करना जरूरी है। जो भी चीज होगी, सही हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस यहां पहुंच जाएगा, गलत हुआ तो डाउन नहीं करना है। आपको सीखना है कि मैंने गलती कहां करी। जीओसी के अंदर आपको ये टारगेट बना के चलना है। सही हुआ कॉन्फिडेंस बिल्डअप, नहीं हुआ सीखना है कॉन्फिडेंस बिल्डअप। दोनों ही केस में आपकी जीत है, दोनों ही केस में आपकी जीत है गुड्डू भैया। दोनों ही केस में सिर्फ और सिर्फ गुड्डू ही जीत रहे हैं, गुड्डू भैया ही जीत रहे हैं दोनों ही केस में। आइए सर, सेकंड क्वेश्चन। आपको है ना सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं लिखने, आपको ये लिख के इसको सॉल्व करना है, ये लिख के इसको सॉल्व करना है, ताकि मैं डिस्कशन करता रहूं। देखो सर, ये कार्बोकेटाइन है, ये आपका कैसा है sp2 है, ये बगल वाला sp3, ये बगल वाला sp3, ये बगल वाला sp3। तो आपको ये पता होना चाहिए कि sp3 कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 ज्यादा। तो sp3 क्या करेगा? इसे इलेक्ट्रॉन देगा, इसे इलेक्ट्रॉन देगा, इसे इलेक्ट्रॉन देगा। और हमारे प्लस को प्लस आई पसंद है गुड्डू, उसके जीवन में खुशियां आती है उससे। यहां से सिर्फ 2 जगह से प्लस आई लग रहा है, यहां से सिर्फ 1 जगह से प्लस आई लग रहा है। कौन सा केटायन सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा है? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ए वाला बी से ज्यादा, बी वाला सी से ज्यादा, ए बी सी, ए बी सी। इसके जीवन में सबसे ज्यादा खुशियां आई है, क्योंकि इसको इधर से भी इलेक्ट्रॉन, इधर से भी इलेक्ट्रॉन, इधर से भी। कार्बोकेटाइन भिखारी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको देखना है, अगर कार्बोकेटाइन को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो उसे स्टेबल कर रहा है, उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है,
तो वो उसे अनस्टेबल कर रहा है। थर्ड वाला डिस्कस करूं, थर्ड वाला। देखो थर्ड वाले में आप ध्यान से देखो, इतना पोर्शन तो सब में सेम है, इतना ढांचा तो सब में सेम है, फर्क किसका पड़ रहा है, NO2 का। और NO2 का भी क्या हो रहा है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, ये यहां ये यहां ये यहां, ठीक है। आपको क्या देखना है, इस केटायन को कौन खुश करेगा। आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो -I लगाएगा, ये भी -I लगाएगा, और ये भी -I लगाएगा। और आप ये भी जानते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो +I हो चाहे -I हो, दोनों ही डिक्रीज होंगे। आप मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनेंगे गुड्डू भैया, क्योंकि आप पहली बार जीवन में इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यू शुड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, है ना। अब आपको देखना है इस केटायन से ये NO2 कितना दूर है, ये नजदीक है तो इसका -I सबसे ज्यादा लगेगा, ये थोड़ा दूर चले गया तो इसका थोड़ा कम लगेगा, ये बहुत दूर चला गया तो इसका और कम लगेगा। और हमारे प्लस को +I पसंद था, -I पसंद नहीं था, तो -I जितना दूर होगा जितना कम होगा केटायन के लिए उतना फायदे का सौदा है। तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। मुबारक हो गुड्डू भैया, आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। फोर्थ वाला क्वेश्चन ट्राई करें, मुझे फोर्थ का आंसर चाहिए। आप ऐसे करके लिखोगे कि 4 का आंसर ABC होगा या CBA होगा या BCA होगा या ACB होगा, जो भी होगा वो आप ऐसे करके लिख के दोगे मुझे, समझ गए आप। ऐसे 4 डॉट, ऐसे 4 और उसके आगे आंसर लिखोगे, ताकि मुझे पता चले कि आप आंसर किसका कर रहे हो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत ही सुंदर। अरे यार गुड्डू यार, क्या ही दिमाग दिया है ऊपर वाले ने। ये देखो इतना ढांचा तो सब में सेम है, ठीक है। अब जो फर्क पड़ रहा है वो इसका पड़ रहा है, यहां से इस CH3 का क्या लगेगा, +I, इस CH3 का भी क्या लगेगा, +I, CH3 का क्या लगेगा, +I। आप समझना, हम इस केटायन पे देख रहे हैं, इस केटायन पे, इस केटायन पे इसका क्या इफेक्ट है, ये sp2 है, ये sp3 है, ठीक है ना। इस केटायन पे इसका क्या इफेक्ट है, ये नजदीक है, ये दूर है, ये बहुत दूर है। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, फिर यहां पर और फिर यहां पर, और हमारे प्लस को +I पसंद है गुड्डू, तो यहां पर क्या आ जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C आ जाएगा गुड्डू, शाबाश। फिफ्थ का आंसर बताएंगे अब आप। आप यहां पर देखो, अगर मैं इस फ्लोरीन को यहां से हटा दूं, इस फ्लोरीन को यहां से हटा दूं, इस फ्लोरीन को यहां से हटा दूं, तो बाकी का माल तो सेम है। मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन से फर्क पड़ रहा था, जो भी अंतर आ रहे हैं वो सिर्फ इस फ्लोरीन की वजह से आ रहे हैं। आप सुनना गुड्डू, कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है गुड्डू, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -I लगाएगा, ये क्या लगाएगा, -I लगाएगा, ये भी क्या लगाएगा, -I। और आप ध्यान से देखना, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये इतना दूर है, ये इतना दूर है, और ये तो भयंकर दूर है गुड्डू, भयंकर दूर है। सबसे ज्यादा -I किसका लगेगा, इसका, फिर किसका लगेगा, इसका, और फिर किसका लगेगा, इसका। और हमारे प्लस को -I पसंद नहीं है गुड्डू, तो इसलिए C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A आ जाएगा, शाबाश। अरे गुड्डू यार, दिल जीत लेता यार, दिल जीत लेता यार, किसे बताओ, दिल जीत लेता यार। CBA, हमारे प्लस को -I पसंद नहीं है गुड्डू भैया। अब इधर देखो, इतना ढांचा तो सब में सेम है, इतना माल तो सब में सेम है, फर्क किसका है, फर्क है इस फ्लोरीन का,
इस NO2 का और इस NH3 प्लस का। कार्बन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई। अब किसका माइनस आई ज्यादा लगेगा? अब आप डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ये भी इतना दूर लगा है, ये भी इतना दूर लगा है, और ये भी इतना दूर लगा है, तीनों बराबर दूरी पे लगे हैं। अब हमें माइनस आई कैसे पता चलेगा किसका ज्यादा है? वो पता चलेगा माइनस आई सीरीज से, NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस। तो सबसे ज्यादा NH3 प्लस का होगा, फिर NO2 का होगा उस सीरीज के अकॉर्डिंग, फिर फ्लोरीन का होगा। अगर आपको माइनस आई सीरीज याद है तो आप माइनस आई बता सकते हो, और हमारे प्लस को माइनस आई पसंद नहीं है तो सबसे ज्यादा स्टेबल A, फिर B, फिर C होगा। क्लियर है? बताइए सर, आपको कोई भी दर्द, दिक्कत, परेशानी, चिड़चिड़ापन, दुख, भय, पीड़ा, चिंता, हताश, समस्या, उल्टी, नजला, जुकाम, सिर का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, दिमाग का बुखार, हड्डी का बुखार, किसी प्रकार की कोई समस्या है? वेरी गुड, शाबाश। आइए सर, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, गुड्डू की तरक्की को देखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इतनी खुशी हो रही है कि गुड्डू तरक्की की राह पे चल रहा है। गुड्डू धीरे धीरे कंसेप्चुअल होता जा रहा है। गुड्डू के जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्या घुला पड़ा है? कंसेप्ट। अरे यार सर, ये मत क्या करो यार, यार प्लीज यार सर, ये मत क्या करो यार, प्लीज यार सर। आई लाइक कॉपी पेस्ट। ए ग्रेटर देन ABC। करिए, करिए गुड्डू भैया। आप भी सोचते हो यार कैसा आदमी है यार ये। यार देखिए सर, आप सबसे पहले तो ये देखिए सर, इतना ढांचा तो सब में सेम है। बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फिर आप देखोगे सब बराबर दूरी पे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी सर, बराबर दूरी पे हैं। आप क्या देखोगे, इस CH3 का क्या लगेगा? प्लस आई। इस CD3 का क्या लगेगा? प्लस आई। इस CT3 का क्या लगेगा? प्लस आई। किस पे? इस कैटायन पे। और आपको कल ही बताया था, ट्रीटियम का ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा। तो इसका सबसे ज्यादा प्लस आई लगेगा, फिर इसका लगेगा, फिर इसका लगेगा। और हमारे प्लस को तो प्लस आई पसंद है उसके जीवन में, तो हैशटैग समय चलेगा प्लस आई से। तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। ऐसे ही इसको भी करो। वाह यार, अरे यार गुड्डू तो खिलाड़ी निकला यार, गुड्डू निकला खिलाड़ी। अब इधर देखिए, इतना ढांचा तो सब में सेम है, इतना इतना ढांचा तो सब में सेम है। ठीक है ना? अब यहां पर ये मिथाइल दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, इधर से सप्लाई आ रही है। मतलब ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है? प्लस आई लगा रहा है। ये दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन ये CD3 ये थोड़ा ज्यादा दे रहा है। यहां से भी प्लस आई आ रहा है। ये दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा दे रहा है, ये भी थोड़ा ज्यादा दे रहा है, इनका प्लस आई ज्यादा होता है। ये भी प्लस आई लगा रहा है। सबसे ज्यादा प्लस आई इसका, फिर इसका, और फिर इसका। और प्लस को तो प्लस आई पसंद है ना गुड्डू भैया, तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। ठीक है? अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूं गुड्डू, एक रूल बता रहा हूं। अगले 3 क्वेश्चन और हैं, वो 3 क्वेश्चन उस रूल से होंगे। उस रूल का नाम है DNP रूल। DNP रूल। व्हाट इज DNP रूल? D का मतलब होता है डिस्टेंस,
एन का मतलब होता है नंबर और पी का मतलब होता है पावर। डिस्टेंस को नंबर से ज्यादा, नंबर को पावर से ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। मतलब डिस्टेंस सबसे पहले देखेंगे, फिर नंबर, फिर पावर। एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, बाकी आप करेंगे, और मुझे आप पे वो है वो, अरे वो वो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जो तोड़ा नहीं जाता। अरे यार क्या था वो, अरे वही, अरे जो होना चाहिए किसी का भी किसी पे। अरे यार उसको क्या कहते हैं यार, अरे वही। हाँ, भरोसा भरोसा, वेरी गुड, भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट, सब पर्यायवाची हैं, सिनोनिम है। आइए सर। बोल रहा रिश्ता, वास्ता, बोल रहा वास्ता, बोल रहा यकीन। आइए इधर आइए, इधर सुनो। अब ये क्वेश्चन इससे होगा, देखिए सर, इतना ढांचा तो दोनों में। अब थोड़ा सा लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये बोल रहा है इरिटेटिंग लग रहा है सर। इग्नोर्ड। ये दोनों ढांचे तो सेम है, ठीक है। अब इस फ्लोरीन का क्या लगेगा, माइनस आई, इस NO2 का भी क्या लगेगा, माइनस आई। और अगर माइनस आई सीरीज से देखोगे तो NO2 का माइनस आई फ्लोरीन से ज्यादा होता है, देखा आपने। NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN ऐसे चलती है ना, तो NO2 का माइनस आई फ्लोरीन से ज्यादा होता है। लेकिन आप यहां देखोगे तो ये यहां से इतना सा दूर है और ये यहां से इतना दूर है, ठीक है। और आपको डिस्टेंस नंबर पावर से ये पता है कि डिस्टेंस को पावर से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। मतलब ये कमजोर माइनस आई है, ये पावरफुल माइनस आई है। लेकिन एक कमजोर माइनस आई, ध्यान से सुनना, एक कमजोर माइनस आई अगर पास में लग जाए तो एक पावरफुल माइनस आई को हरा सकता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, पूरा तरीका देखो, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है। पहले हमने दोनों का जजमेंट किया कि दोनों क्या लगा रहे हैं, दोनों माइनस आई लगा रहे हैं, पहला जजमेंट खत्म। फिर हमने देखा ये करीब लग रहा है, ये दूर लग रहा है। हमने देखा दोनों के माइनस आई में अंतर है, पावर में अंतर है। फिर हमने देखा डिस्टेंस में भी अंतर है। मतलब ये क्या चल रहा है, डिस्टेंस और पावर का गेम चल रहा है। तो डिस्टेंस को पावर से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अब हमें पता है ये कमजोर माइनस आई है, ये पावरफुल है, लेकिन डिस्टेंस पावर से जीतती है। तो अगर एक कमजोर माइनस आई पास में लग जाए, हमें यहां पर देखना है इसका इफेक्ट, तो वो ज्यादा माइनस आई लगा देता है एक पावरफुल माइनस आई से। मतलब एक पावरफुल माइनस आई को भी हरा देगा अगर पास में लग गया तो, डिस्टेंस सेम ना हो तो। डिस्टेंस को पावर से प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब ये यहां तक का मैटर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन चालू होगा। अभी तक तो अपन ने लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट देखा है। हम क्या कर रहे थे, इफेक्टिव तो देख रहे थे, इसका प्लस है, इसका प्लस है, इसका प्लस है, ये तो देखा था अपन ने कि किसका प्लस है ज्यादा। पहले सारे के प्लस आई कंपेयर कर लिए, उसके बाद ही तो आंसर लिखा है। अब आंसर लिखेंगे, इसका माइनस आई ज्यादा, इसका माइनस आई कम, और हमारे प्लस को माइनस आई पसंद नहीं है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बी ग्रेटर देन ए होगा। बी ग्रेटर देन, गलत लिख रहे हो अभी भी, देख लो आप अरे गुड्डू हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ। यहां पे ज्यादा माइनस आई, यहां कम माइनस आई, कौन जीतेगा। यहां ज्यादा माइनस आई, यहां कम माइनस आई, कौन जीतेगा। दिल पे हाथ रख के बताना, यहां ज्यादा माइनस आई, यहां कम माइनस आई, कौन जीतेगा। क्या हमारे प्लस को माइनस आई पसंद है, नहीं, तो ये जीतेगा ना, माइनस आई कम लगना चाहिए। भिखारी के कटोरे में से कम पैसे छीन के भाग रहा है, ज्यादा भाग रहा है। बात समझे आप, अभी आया समझ में। अच्छा, टेंथ का आंसर बता रहा हूं। अरे यार अच्छा टेंथ, अरे यार अरे, है ना, मैं 9 डिस्कस कर रहा हूँ, 10 का आंसर बता रहा हूँ। अब आप 10 वाला करो, अब आप 10 वाला करो इस रूल को अप्लाई करते हुए। और मुझे मुझे आंसर से पहले ये बताओ कि आपने डीएनपी में से किसको यूज किया।
डीएन को यूज किया, एनपी को यूज किया, डीपी को यूज किया, वो भी बताओ, वो भी है रीजन के साथ। आई वॉन्ट टू नो रीजन। समय लग जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट घुस गया ना तो दिक्कत खत्म हो जाएगी जीवन भर की। आंसर थोड़ी ना जानना है यार, कंसेप्ट जानना है। क्या कंसेप्ट लगाए हो, कंसेप्ट क्या लगाए हो वो बताओ। एनपी, हाँ वेरी गुड, एनपी, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इतना ढांचा दोनों में सेम है, इतना ढांचा तो दोनों में सेम है। अब आपने देखा कि दोनों में डिस्टेंस भी सेम है, मतलब डिस्टेंस का तो लफड़ा ही नहीं है। अब आपने क्या देखा, यहां दो क्लोरीन लटक रहे हैं और यहां एक NO2 है। दोनों क्लोरीन भी -I लगाएंगे, NO2 भी -I लगाएगा। दो क्लोरीन भी -I, NO2 भी -I। अब आपने देखा कि नंबर को पावर से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, मतलब दो कमजोर -I एक पावरफुल -I को हरा देंगे, मतलब इन दोनों का मिलके -I इसको हरा देगा। समझ रहे हो आप? और हमारे प्लस को -I पसंद नहीं है, इसलिए आंसर होगा बी ग्रेटर देन ए। बी ग्रेटर देन ए होगा। गलत कर रहे हो ना, नंबर को पावर से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। आपसे ये थोड़ी ना पूछा जा रहा है कि किसमें -I ज्यादा है, आपसे पूछा जा रहा है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। इस केटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है इसकी। आप पता है क्या कर रहे हो, आप आपने नंबर ग्रेटर देन पावर लगाया, आपने देखो इसमें -I ज्यादा, आपने आंसर कर दिया। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ऐसे, क्यों गलत कर रहे हो जबरदस्ती? क्या मिल रहा है जबरदस्ती गलत करने से? भाई ये ज्यादा स्टेबल है ना, हमें तो कमजोर -I चाहिए ना। अब यहां पर देखोगे तो ये पास में है, और यहां देखोगे तो ये बहुत दूर है, मतलब डिस्टेंस का लफड़ा है। एक क्लोरीन और तीन क्लोरीन, मतलब डिस्टेंस का नंबर से लफड़ा है। एक अकेला क्लोरीन और तीन इतने सारे क्लोरीन, डिस्टेंस को नंबर से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर ये पास में लगा है तो ज्यादा -I लगाएगा इसकी तुलना में, तो हमें तो -I नहीं चाहिए, तो बी ग्रेटर देन ए। एक बार बताओ, मान लो सड़क पे गए, कहीं पे आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, भीड़ जमा हो गई, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, भयंकर भीड़ हो गई। सब भीड़ वाले उसको देख रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसमें से एक पतला दुबला आदमी निकल के बाहर आया और उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा, तो आपके दिल में किसके प्रति रेस्पेक्ट ज्यादा होगी, वीडियो बनाने वाले के प्रति, भीड़ के प्रति, या उस बंदे के प्रति जिसने पहल करी, जो आगे बढ़ा उसे बचाने के लिए? बताइए ना। उसी तरह से इस कलवे क्लोरीन ने, अकेले कलवे क्लोरीन ने अपनी औकात दिखाई। ये सामना कर रहा है उस केटायन का, इतनी औकात दिखा रहा है, पास में जाके खींच रहा है। ये तीन तीन भीड़ है, भीड़, भीड़ से मतलब नहीं है, भीड़ से मतलब नहीं है। समझ रहे हो कि जो नीट में सिलेक्ट होगा, जो बच्चा रैंक लेके आएगा वो ये है, और ये भीड़ है। दिस इज द भीड़, है ना। ट्राई तो बहुत लोग कर रहे हैं, है ना। मोर देन 25 लाख पीपल ट्राई फॉर नीट एग्जाम, दैट इज भीड़। लेकिन जो ईमानदारी से कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है, जिसका एटीट्यूड हाई है, जो कर रहा है मेहनत लगातार निरंतर, दिन और रात नहीं देख रहा, है ना, सामना कर रहा है उस एग्जाम का, तो उसे जिताओगे या उन भीड़ को जिताओगे? उनको जिताओगे ना। क्लियर है? क्लियर है? मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी, मैंने दो लाइव एग्जांपल्स बता दिया आपको। ठीक है, अब काम की बात सुनो। अगर मैं आपसे पूछता कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कार्बोकेटाइन के लिए कराए, अगर यही सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चंस मैं आपको, डाउट क्या आया यार, यार एक तो पता, but in question 2 if we take distance both are same but when we take number a should be more than b, please check sir this। डिस्टेंस सेम है, नंबर इसके दो हैं, उसका एक है, नंबर को पावर से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ये रूल कब तक लगाना है? सिर्फ +I चेक करने तक, स्टेबिलिटी के लिए नहीं लगाना। +I चेक करा, हमें उसकी औकात पता चल गई, उसके बाद हमें अपने हृदय से आंसर करना है। ये सिर्फ -I और +I निकालने तक है। क्लियर है बेटा? नहीं, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन मैंने ये थोड़ा ना बोला होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है ना, नेग्लिजिबल मान लेते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि लगता ही नहीं है, लगता तो है ही ना। डीएनपी रूल इसलिए पढ़ा, ये तो सिर्फ क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप कंफर्टेबल फील कर पाओ, इसलिए टीचर्स ने डीएनपी रूल बना दिया। वैसे अगर सच्चाई में देखोगे, आप खुद सोचना, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, गलत तो नहीं कह रहा? तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा तो भले ही कैसा भी हो, घटिया से घटिया माइनस आई हो, जो पास में लगेगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट। भाई ये फ्लोरीन जितनी ताकत से इसकी बैंड बजाएगा, क्या ये NO2 उतनी ताकत से बजा सकता है क्या? नहीं। यहां पे ज्यादा बजाएगा, फिर कम 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 कम, तो दूर जाता जाऊंगा तो कम बजाएगा ना। वैसे सोचो ना, वो तो हमने रूल बना दिया ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझे आप? पहले आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप है ना आराम से रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। कोई आपके लिए नई चीज है ना? कुछ नहीं है, केवल उल्टा सोचना पड़ रहा है, इसलिए आपको इतनी परेशानी हो रही है। ये एक रूल है, ये रूल सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को अपन ने जैसे समझा था बिल्कुल वैसा ही है। DNP रूल, डिस्टेंस, नंबर और पावर, ठीक है ना? ये इसको इससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी, इसलिए आपको ये लिख के दिया मैंने। पहला क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आपका सीखना इज मोर इंपॉर्टेंट, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, सुनिए ध्यान से। आपने सबसे पहले क्या नोटिस किया? सबसे पहले मैं नोटिस करूंगा डिस्टेंस। मैंने देखा यहां डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है। सुनते रहे ना मेरी बात अब कान खोल के, ठीक है ना? मैं इसीलिए बोलता हूं मेरे को कान खोल के सुनो। आप क्वेश्चन में लपेट रहे हो, आप क्वेश्चन में लिपटे पड़े हो, मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं तो आपको मुझे सुनना चाहिए। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब डिस्टेंस का फैक्टर आ रहा है। ये दोनों अलग अलग चीजें लगी हुई हैं। अगर सेम चीज लगी होती, अगर यहां पर देखो, यहां पर जो है सेम सेम चीजें लगी थी, क्या मैंने आपको बोला क्या डिस्टेंस नंबर लगाने को? नहीं बोला। डिस्टेंस पावर लगाने को नहीं, क्योंकि सेम चीज है तो आप आसानी से कंपेयर कर पा रहे थे। अलग अलग चीज है, यानी कि लफड़ा है, अलग अलग चीजें लफड़ा है। अब आपने देखा फ्लोरीन और NO2, यार माइनस आई सीरीज से तो NO2 का पावर ज्यादा होता है, मतलब यहां पावर की लड़ाई है, पावर की। तो डिस्टेंस और पावर में कौन जीतता है? डिस्टेंस। ये कम दूरी पर है तो ये ज्यादा ताकत से खींचेगा, ये ज्यादा दूरी पर है तो भले इसकी ताकत ज्यादा हो लेकिन फिर भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाएगा क्योंकि दूर है। तो पहले इस रूल से हमने क्या जस्टिफाई किया? इस रूल से हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट नोटिस किया है कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट इससे ज्यादा लगेगा, बस। इस रूल का काम खत्म हो गया। हमने इन दोनों का -I कंपेयर किया है इस कैटायन पे, दैट्स इट। इस रूल से कर लिया। अब हटा दो इसको, अब हटा दो। ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। पहले क्वेश्चन क्या था कि हमारे प्लस को -I नहीं पसंद। अगर आपको कोई भी, आपके पड़ोस में से कोई भैया आ जाते हो, बोलते भाई ओए फ्लोरीन का -I ज्यादा है NO2 से, रेपट मार दूंगा, मैं बोल रहा हूं ना फ्लोरीन का -I, वो बोल देते आपको रेपट मार दूंगा तो आप बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। तो आप खुद बताओ, अगर इसका -I इससे ज्यादा होता तो क्या प्लस को -I पसंद है? नहीं है। तो आप किसे जिताते? इसको जिताते कि नहीं जिताते? इसको जिताते। अभी आया। अब लास्ट वाले को देख लो, यहां डिस्टेंस ज्यादा, मतलब डिस्टेंस का फैक्टर है। यहां अकेला ये है, यहां 3 है, यानी कि नंबर का फैक्टर है। डिस्टेंस और नंबर की लड़ाई चल रही है। और इस रूल से केवल और केवल हम क्या निकालेंगे? +I और -I। आप मेरे को ध्यान से नहीं सुनोगे तो आएगा भी नहीं। अगर आपने दिमाग में बिठा लिया है कि हमें नहीं सीखना तो फिर कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको इतनी बड़ी बड़ी चीजें सिखा दी आइसोमेज्म में, ये तो बहुत टुच्ची चीज है भाई। दिस इज समथिंग वेरी टुच्ची चीज। यू हैव टू लिसन मी। ये NO3 में 3 एटम है ना, ये देख क्या पूछ रहा है ये। किसने सिखाया तेरे को NO3 में 3 एटम है? और NO3 कहाँ लिखा हुआ है? किसने सिखाया? -I सीरीज खोल, -I सीरीज खोल। देख भाई अब तू रुक, अब थोड़ा अलग वर्जन में जाना पड़ेगा। -I सीरीज खोल, खोल -I सीरीज। -I सीरीज में मुझे ये बता कि फ्लोरीन और NO2 में किसका -I ज्यादा है? -I सीरीज में मुझे बता फ्लोरीन और NO2 में किसका -I ज्यादा है? वहां देखेगा तो NO2 का -I फ्लोरीन से ज्यादा निकलेगा। सच्चाई में NO2 का फ्लोरीन से ज्यादा -I होता है, NO2 का फ्लोरीन से ज्यादा होता है।
ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन मैंने तुमको बताया डिस्टेंस ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन पावर, मतलब डिस्टेंस और पावर का लफड़ा है। मैं खुद कह रहा हूं ये कमजोर है, ये पावरफुल है, लेकिन कमजोर वाला पास में लग गया, पावर वाला दूर लग गया। एक रिश्तेदार जो किसी की शादी में भयंकर रूप से मदद कर रहे हैं, पास आके मदद कर रहे हैं, और एक बस फोन पे बोल रहे हैं हाँ हाँ हो जाएगा ना काम, कौन ज्यादा इफेक्टिव रिश्तेदार है? एक जो घर पे आके मदद करवा रहा है, भले ही उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास फोन नहीं है, कुछ नहीं है, वो घर पे आ रहा है, आपकी मदद करवा रहा है। एक रिश्तेदार वो है सिर्फ फोन पे बातें कर रहा है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहा। कौन सा रिश्तेदार ज्यादा फायदे का सौदा है? वो रिश्तेदार जो आपके घर पे आ रहा है वो फायदे का सौदा है। वो रिश्तेदार जो आपके घर पे आ रहा है वो फायदे का सौदा है। तो जब ये कमजोर है, ये पावरफुल है, फिर भी इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका कम है, यहां तक बात खत्म हो गई। इसका यूज हमने सिर्फ इसके माइनस आई को यूज करने के लिए किया है। एक बार माइनस आई आया, एक बार माइनस आई आया, अब हमारे प्लस को माइनस आई नहीं पसंद, तो इसलिए बी जीतेगा ए से। इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है समझाने की। आई एम हेल्पलेस, मेरी औकात इससे ज्यादा नहीं है आपको समझाने की। मैं हाथ खड़े कर चुका हूं, इससे ज्यादा अच्छे से नहीं समझा सकता मैं। दिस इज माई बेस्ट, दिस इज माई बेस्ट, दिस इज माई बेस्ट। इसी तरह से यहां पर एक क्लोरीन है या तीन क्लोरीन है, देखा डिस्टेंस और नंबर, डिस्टेंस और नंबर में डिस्टेंस जीतता है, डिस्टेंस। और आज पहली बार ऐसा हुआ 10 साल के भीतर कि मुझे तीसरी बार ये बात समझानी पड़ रही है। एक बार में मैं बच्चे के दिमाग में डाल देता हूं ये बात, एक बार में बच्चे के दिमाग में डाल देता हूं। डिस्टेंस को नंबर से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, डिस्टेंस को नंबर से ज्यादा। एक अकेला क्लोरीन और तीन क्लोरीन, आपको क्या लग रहा था अगर मैं आपको ये डीएनपी रूल नहीं बताता? अगर मैं आपको ये डीएनपी रूल नहीं बताता तो आप किसको जिता दे? सर तीन क्लोरीन को जिता दे। सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? अगर मैं आपको ये डीएनपी नहीं बताता तो आप क्या बोलते? तीन क्लोरीन का माइनस आई एक क्लोरीन के माइनस आई से ज्यादा लगेगा। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? और अगर इसका माइनस आई ज्यादा होता तो आप इसे जिताते थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि डीएनपी रूल एग्जिस्ट करता है। अब डिस्टेंस और नंबर में कौन जीतेगा? डिस्टेंस। तो एक अकेला क्लोरीन इन तीन क्लोरीन की वाट लगा सकता है अगर वो पास में लग जाए तो। वो पास में लग रहा है, पास में लग रहा है, वो दूर है, वो पास में लग रहा है, वो दूर है। अब किसका माइनस आई ज्यादा होगा? अब इसका माइनस आई ज्यादा होगा। यहां सिर्फ हमने इस डीएनपी रूल का इस्तेमाल माइनस आई निकालने के लिए किया था और किसी चीज के लिए नहीं किया। एक बार हमारा माइनस आई आया, भाड़ में गया डीएनपी रूल, सिर्फ माइनस आई जज करने के लिए किया था। इसके बाद आंसर कैसे करोगे? हमारे प्लस को माइनस आई पसंद नहीं है, किसका माइनस आई कम लग रहा है? इसका माइनस आई कम है, इसका ज्यादा है। हमारे प्लस को माइनस आई पसंद नहीं है तो ये जीतेगा, ये हारेगा। जो क्वेश्चन मैंने कार्बोकेटाइन के लिए कराए हैं, अगर मैं इन कार्बोकेटाइन की जगह कार्बन फ्री रेडिकल लगाता तो आंसर क्या होते? अगर मैं इन कार्बोकेटाइन की जगह कार्बन फ्री रेडिकल लगाता तो आंसर क्या होते? बोलिए। अगर मैं इन कार्बोकेटाइन की जगह कार्बन फ्री रेडिकल लगाता तो आंसर क्या होते? इस सारे क्वेश्चंस में अगर मैं कार्बोकेटाइन की जगह कार्बन फ्री रेडिकल लगाता तो आंसर क्या होते? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, सेम होते, शाबाश, वेरी गुड, नाइस, थैंक यू, बहुत बढ़िया। वाह यार, अब जाके दिल को तसल्ली मिली है। अगर मैं इन सारे क्वेश्चन में कार्बोकेटाइन की जगह कार्ब एनायन लगाता तो आंसर क्या होते? जो मैं आपको बोल रहा हूं कि कार्बोकेटाइन को प्लस आई पसंद है, आप उल्टा सोचते कि नहीं सोचते कि कार्बेनाइन को तो माइनस आई पसंद है? ये आंसर उल्टे हो जाते कि नहीं हो जाते? बताइए। अगर कार्ब एनायन लगाता तो क्या होता? बोलिए। वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको 11 क्वेश्चन कराए हैं या मैंने आपको 33 क्वेश्चन करा दिए? मैंने आपको 11 क्वेश्चन कराए हैं या 33? बताइए। क्या मैंने आपको 11 क्वेश्चन कराए हैं या 33 क्वेश्चन कराए हैं? क्या मैंने आपको 11 क्वेश्चन कराए हैं या 33? 11 केटायन, 11 रेडिकल, 11 एनायन। मैंने आपको 11 क्वेश्चन कराए हैं 33?
दिस इज द माहौल गुड्डू। 11 क्वेश्चन करा के आप इसे 33 लिखवा दिया। दिस इज द माहौल गुड्डू, मेरे 11 करा के 33 लिखवा दिया आपसे। बातों में अलग लेवल चल रहा है इधर। 11 क्वेश्चन करा, बहुत तेज हो रहा है मास्टर, बहुत तेज हो रहा है। ये हैशटैग सवा चल रहा। 11 करा 33 देख रहा। आपको घर जाके क्या करना है, एक पेज खाली छोड़ देना इन 11 क्वेश्चन को रेडिकल के लिए, और इन्हीं 11 क्वेश्चन को एनायन के लिए खुद से करना है। खुद से आंसर रेडिकल के लिए सेम आएंगे और एनायन के लिए अपोजिट हो जाएंगे। वेरी गुड, खेल गया मास्टर, खेल गया। कॉपी पेस्ट, महा कॉपी पेस्ट, महा कॉपी पेस्ट। लो एक बार यार सफेमर की जला दो यार प्लीज यार, बहुत देर हो गई। हैशटैग समा चलाओ, हैशटैग समा चलाओ, हैशटैग समा, हैशटैग समा चलाओ, हैशटैग समा की पावर दिखाओ सफेमर को। सफेमर को भगाना जरूरी है। अगला टॉपिक चालू करेंगे रेजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट खत्म। इंडक्टिव इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब बन जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट खत्म। हैशटैग समा चलाओ, हैशटैग समा चलाओ। 5% अपन जोड़ लेंगे, 5% अपन जोड़ लेंगे, 5% अपन जोड़ लेंगे गुड्डू। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल ने पुकारा आपको, पहले तुम शायर था, आशिक बनाया आपने। आइए सर, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम वो जोड़ लेंगे। मतलब 100.51%। माहौल है, माहौल है, माहौल है, माहौल है, माहौल है, माहौल है। रेजोनेंस, अब ध्यान से सुनिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था गुड्डू? इंडक्टिव इफेक्ट था पार्शियल ट्रांसफर या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा। पाई का खेला है यहां पे। कंप्लीट ट्रांसफर या डीलोकलाइजेशन, इस वर्ड को थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, डीलोकलाइजेशन को थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस पेज पे हम समझेंगे रेजोनेंस। इस पेज पे हम समझेंगे रेजोनेंस। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए 3 चीजें सीखनी होती है। क्या, क्यों, कैसे। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कैसे होता है, और हम रेजोनेंस क्यों पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा रेजोनेंस क्या होता है, फिर हम सीखेंगे रेजोनेंस कैसे होता है, फिर हम सीखेंगे हमने रेजोनेंस क्यों पढ़ा। क्या, क्यों, कैसे, और कॉन्सेप्ट अंदर। आओ इधर देखो गुड्डू, ध्यान से। ये पाई, ये पाई, ये पाई। गुड्डू ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा होगा और यहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। अगर आपसे बोलता है सिग्मा बॉन्ड तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एमस्ट्रॉन्ग, और डबल बॉन्ड तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.33 एमस्ट्रॉन्ग। ऐसी होनी चाहिए। सिग्मा बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है। सिग्मा बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है। बताऊं कैसे? सुनो, ये और ये, अगर मैं इनमें कंपेयर करूं बॉन्ड लेंथ का, सुनना सुनना, बहुत मजेदार चीज है। याद है बचपन में आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक पिताजी थे, उनके 4 बेटे थे। चारों बेटे को उन्होंने एक एक लकड़ी दी, दे दी साहब, और बोला कि इसको तोड़ दो। तो वो खट्टे देने से तोड़ देते हैं। फिर उन्हीं पिताजी ने एक बेटे को वो 4 लकड़ी दी, फिर तोड़ने को बोला तो पेड़ टूट गया, लकड़ी नहीं टूटी। मतलब एकता में संगठन। तो इन तीनों में से सबसे मजबूत बॉन्ड, यहां तो एक बॉन्ड है, यहां 3 बॉन्ड है, तो सबसे मजबूत बॉन्ड ये है। मजबूती की बात करिए अभी, सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है? अगर मैं मजबूत बॉन्ड बात करूं तो ये सबसे मजबूत, फिर ये, फिर ये। ठीक है। और मैंने कल बताया था आपको कि जो मजबूत होता है वो छोटा होता है। कैसे? सुनो ना, आपने बचपन में चौक से खेले होंगे। लंबी चौक, पूरी चौक होती थी, टक्क देने से टूट जाती थी, आप किसी की भी दे लेते थे। लेकिन छोटी चौक का टुकड़ा टूटता ही नहीं था। तो जो छोटा है मजबूत है,
जो लंबा है कमजोर है, तो ये मजबूत था तो ये छोटा है, ये बड़ा है कमजोर है, समझ गए। तो सिग्मा बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। इतना बात समझ गए? ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हुआ क्या गुड्डू, एक दिन क्या हुआ, एक स्टोरी सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि एक बार क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, उसकी एक लैब थी, तो हम लोग आपस में मिला करते थे हर हफ्ते के हफ्ते। एक हफ्ते ऐसा हुआ कि मतलब मैंने उसके चेहरे पर बेचैनी सी देखी, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर अगले हफ्ते फिर मैं उससे मिला, फिर मैंने बेचैनी देखी, बहुत पसीने से आ रहे थे, उसका चेहरा भी बहुत डाउन सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा विटामिन की कमी हो गई। तो मेरे मन में आई, मैंने कहा क्या हुआ भाई, बताना यार क्या हुआ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई चिड़चिड़ापन, कोई दुख, भय, पीड़ा, चिंता, हताश, नल्ला, जुकाम, कुछ तो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो उनने बोला यार भाई यार अपनी लैब है और यार काम धंधा चल नहीं रहा है यार, थोड़ी दिक्कत चल रही है। अरे तो मैंने कहा यार तो टेंशन मत ले यार, चाय के पैसे मैं दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अरे नहीं यार भाई चाय की बात नहीं है यार, धंधा पानी नहीं चल रहा है यार, लैब में खर्चा बहुत हो गया, बहुत सारे अपरेटस मंगा के रखे थे, बहुत दिन हो गए, धूल खा रही है, ठीक है। तो मैंने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। तो फिर मैंने आप लोगों से बात करी, मतलब मैंने आपको कुछ बताया नहीं। अपन लोग क्या है, मैंने आपको बोला बेटा मैं आपको लैब में ले जाके और रेजोनेंस सिखाऊंगा। मैंने आपको क्या बोला, लैब में ले जाके रेजोनेंस सिखाऊंगा, जस्ट फॉर, मतलब मैं हेल्प कर रहा था अपने दोस्त की, है ना, मतलब स्पॉन्सर की तरह गया मैं बिल्कुल वैसे, है ना। तो मैं आप सभी को वहां लेके चला गया, है ना, और अपन ने सबने वो व्हाइट कलर के कोट पहन लिए, वो जो होते हैं सफेद रंग के। हम अपने दोस्त की लैब में गए, मैंने बोला ये मेरे दोस्त की लैब है, आओ अपन यहाँ पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप जैसे ही अपन ने उसका गेट खोला, एकदम से सभी बच्चे ऐसे करने लगे ऐसे करने लगे, क्योंकि एकदम से अंदर से बहुत ज्यादा धूल धड़क्का निकला और मकड़ियां चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन आप लोग बहुत हेल्पफुल थे, मैं भी बहुत हेल्पफुल था, अपन सबने मिलकर क्या करा, पूरी लैब को एक तो चमका दिया, एकदम बढ़िया से साफ सफाई कर दी। अब मैं क्या किया, सारी मशीनें अपन ने सब कर दिया, लाइट वाइट के स्विच विच एकदम साफ कर दिए। उसके बाद मैं इस बेंजीन पर एक्सपेरिमेंट करने लगा, आपको दिखाने के लिए कि लो आओ बेंजीन की बॉन्ड लेंथ नापेंगे। तो मैंने बॉन्ड लेंथ पेपर पे तो लिखी थी, अपने हाथ में एक पेपर था, सभी के हाथ में एक पेपर था, उस पेपर में इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 और इसकी 1.33 आ रही थी। अपन ने क्या करा, उस लैब में ले जाके इस बेंजीन को चेक किया, इसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में। मैं एकदम आपको चौड़ में ले गया कि देखना वहां पे 1.54 आएगी और 1.33 आएगी। लेकिन हुआ क्या गुड्डू, हुआ कुछ यूं कि यहां पर है ना सारी की सारी बॉन्ड लेंथ बराबर आ रही थी। ओ भाई ये दोनों तो अलग थी, पता है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ कैसी आ रही थी, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम आ रही थी। अब अपन सबका दिमाग ऐसा हो गया, ओ, दिमाग खराब हो गया सबका। और फिर हुआ क्या, जब अपन ने इसको मेजर करने के लिए डाला, स्केल पे मेजर करने के लिए डाला, तो और ज्यादा दिमाग खराब हुआ, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ आ रही थी वो आ रही थी 1.39 एमस्ट्रॉन्ग। और सबका चेहरा ऐसा हो गया, सब आप एकदम से सब चिल्लाने लगे सर, सब ऐसे हो गए अपन, सबका दिमाग खराब हो गया। क्यों, क्योंकि अगर वो शुद्ध सिग्मा बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ आती 1.54 एमस्ट्रॉन्ग, अगर वो शुद्ध डबल बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ आती 1.33 एमस्ट्रॉन्ग, लेकिन बॉन्ड लेंथ आ रही थी 1.39 एमस्ट्रॉन्ग। यानी कि ना तो वो शुद्ध सिग्मा था, ना वो शुद्ध पाई बॉन्ड था, और सारी की सारी बॉन्ड लेंथ भी बराबर आ रही थी गुड्डू। हम सब एकदम से हताश, परेशान, चिंतित होकर बैठे हुए थे। इतने में आप ही में से एक स्टूडेंट मेरे पास उठ के आया, उसने बोला सर सर एक सेकंड सर एक सेकंड सर। मैंने कहा क्या हुआ गुड्डू, बोलना गुड्डू क्या हुआ, क्या हुआ गुड्डू। उसने बोला सर एक सेकंड सर, आपने जैसी बेंजीन बनाई है मैंने वैसी बेंजीन नहीं बनाई सर, मैंने तो बेंजीन ऐसी बनाई है सर, मैंने ऐसी बनाई है सर, मेरी बेंजीन और आपकी बेंजीन की शक्ल अलग है सर। मैंने कहा दिखाना। मैंने दोनों पेपर ऐसे पकड़े, मैंने कहा हाँ यार, और एकदम से मेरे दिमाग में एक सॉल्यूशन क्लिक किया। ओ मैंने कहा, मैंने आप सबको बुला, ओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आप सब इधर उधर घूम रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, यार आज तो यार इतनी मेहनत भी कर ली यार, सारी लैब की सफाई भी कर ली, ये क्या हो गया यार, बॉन्ड लेंथ तो वो आ रही थी, ये क्या हो गया यार, अब कैसे होगा यार, सर भी परेशान लग रहे हैं यार, सब कैसे करें यार, और सर के दोस्त की लैब है यार, कैसे चल पड़ेगी, हो सकता है उसके इक्विपमेंट्स खराब हो, उसकी वजह से दिक्कत आ रही हो। सब ऐसे आपस में बात कर रहे थे। वो स्टूडेंट मेरे पास आया, मेरे को दिमाग में एक बात क्लिक करी, मैंने तुरंत प्रभाव से इस पे 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5,
ऐसे 6 लिखा, मैंने इस पे 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे 6 लिखा, ऐसे रैंडम नंबरिंग कर ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और फिर मैंने क्या देखा, कि यहाँ पे 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, यहाँ देखा 1 2 के बीच में सिग्मा, ओ भाई 2 3 के बीच में सिग्मा, 2 3 के बीच में पाई, ओ भाई 3 4 के बीच में पाई, 3 4 के बीच में सिग्मा, ओ भाई 4 5 के बीच में पाई, 4 5 के बीच में सिग्मा, ओ भाई फर्स्ट और 6 के बीच में सिग्मा, फर्स्ट और सिग्मा में, ओ भाई कभी पाई कभी सिग्मा बीच का, कभी सिग्मा कभी पाई बीच का, कभी पाई कभी सिग्मा बीच का, कभी सिग्मा कभी पाई बीच का, कभी पाई कभी सिग्मा बीच का, कभी सिग्मा कभी पाई बीच का। मतलब जब मैंने इन दोनों बेंजीन की मदद ली तो मैं उस सच्चाई को साबित कर पा रहा था गुड्डू, और ये आप लोग स्वयं अपनी आंखों से देख पा रहे थे क्योंकि आप मेरे साथ ही तो थे, आप मेरे साथ थे, यकीन कीजिए। ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा था, कुछ भी पीछे से नहीं हुआ, सब आपकी आंखों के सामने हुई हुई घटना है। कभी पाई कभी सिग्मा बीच का, कभी पाई कभी सिग्मा बीच का। मतलब इस सच्चाई को साबित करने के लिए, ये सच क्यों है क्योंकि लैब में किया है, ये झूठ क्यों है क्योंकि ऑन पेपर है। अरे पेपर पे तो कुछ भी लिख दो, जो सच्चाई में घटना घटे वो सच है ना, ये सच था, ये लैब में परफॉर्म हुआ है। इस सच्चाई को साबित करने के लिए हमें इन दो स्ट्रक्चर की मदद लगी। जब किसी सच्चाई को साबित करने के लिए, किसी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को साबित करने के लिए दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर लगे तो उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं गुड्डू भैया। जब किसी सच को साबित करने के लिए दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर की नीड हो तो उन स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और वो स्ट्रक्चर जो सच था उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये सरासर झूठ है, ये सिर्फ कल्पना है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल चीज है, ये सिर्फ एक फोटो है जो हमने पेपर पे ड्रॉ किया था और उसी के नाम से बहुत सारे नाम बन गए। इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को और क्या बोल दिया गया, इनको बोल दिया गया कि ये क्या है, ये तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर सच होती तो ये अलग अलग बॉन्ड लेंथ नहीं होती। ये क्या है, ये तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। इनको क्या बोल दिया गया, इनको हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी बोल दिया गया। इनको क्या बोल दिया गया, इनको बोल दिया गया अनइंटरप्टेड स्ट्रक्चर, इनको बोल दिया गया अनइंटरप्टेड स्ट्रक्चर। क्यों बोल दिया गया अनइंटरप्ट, क्योंकि ये तो सच ही नहीं है, ये तो कल्पना है, और एक सपने को, एक कल्पना को उस पर क्या इंटरप्शन आएगा। मान लो मैं कोई ख्याल देख रहा हूं, कोई सपना देख रहा हूं, मेरे सपने में बारिश हो रही है, तो क्या मैं भीग जाऊंगा? नहीं, उसका रीजन कुछ और हो सकता है, लेकिन उस सपने में हुई हुई बारिश से मैं नहीं भीगूंगा। सपने में मेरे कहीं आग लग गई तो क्या मैं जल जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं जलूंगा। सपना तो सपना है, इमेजिनेशन तो इमेजिनेशन है। तो दिस इज तो कल्पना, दिस इज तो इमेजिनेशन, और इमेजिनरी चीज पे क्या इंटरप्शन आएगा? इसलिए अनइंटरप्ट स्ट्रक्चर, इस पे किसी भी चीज का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक फोटो है, फोटो, ये एक फोटो है, ये एक फोटो है। याद है एक कैमरा आता है कैनन, कैनन का कैमरा, कैनन का मतलब होता है फोटो, वही कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये फोटो, ये फोटो, दीज स्ट्रक्चर्स आर फोटो, दैट्स व्हाई दीज आर नॉन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। फोटो को क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इन्हीं को बोला गया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इन्हीं को बोला गया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रही है इस सच्चाई को साबित करने के लिए। इस सच्चाई को साबित करने के लिए ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रही है, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से यह सच्चाई साबित हो रही है, इसलिए इसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोला गया। अगर ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, यही तो है आपकी रियल स्ट्रक्चर।
यही तो है आपकी रियल स्ट्रक्चर। अब आप ही में से एक गुड्डू और था, उसके दिमाग में एक ख्याल आया, उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि ये मास्टर हमको बेवकूफ बना रहा है, इसके दोस्त की लैब है, इसने जानबूझकर हमें सफाई करने के लिए बुला लिया, हो सकता है ये चीज इसको पहले से पता हो और ये इससे मिला हुआ हो दूसरा गुड्डू, ये दूसरा गुड्डू इससे मिला हुआ हो, आगे आ गया, दोनों ने अलग अलग जानबूझकर बेंजीन बनाई हो और दोनों मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे हो। उसने बोला हो सकता है सर ये पहले से हो, आप रट के आए हो हमें क्या। एकदम से गुड्डू उठ के बोला। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा गुड्डू मैं रटता नहीं हूं गुड्डू, आई हैव कॉन्सेप्ट्स, मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लिक कर चुका था। इधर देखिए, उसने ऐसी बात बोली मेरा दिमाग सटक गया, मुझसे सहन नहीं हो पाई उसकी बात, मुझसे सहन नहीं हो पाई उसकी बात। मैंने ओजोन का स्ट्रक्चर लिया गुड्डू, ओजोन के स्ट्रक्चर में मैंने सबके सामने दिखाया, देखो क्या ये सिग्मा बॉन्ड है, सारे गुड्डू बोले हाँ सर सिग्मा बॉन्ड है। मैंने बोला ये पाई बॉन्ड है, सब बोले हाँ पाई बॉन्ड है। मैंने बोला दोनों की शक्ल अलग अलग दिख रही है, मैंने कहा हाँ दिख रही है, सबने बोला हाँ दिख रही है। फिर मैंने मेरे दोस्त की लैब में एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने पर आप सभी के सामने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने पर क्या आया, एक्सपेरिमेंट करने पर यह आया कि यहां पर डेल्टा माइनस, यहां पे डेल्टा माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे ना तो शुद्ध सिग्मा था ना शुद्ध पाई था, ना यह शुद्ध सिग्मा था ना शुद्ध पाई था, बीच का था। अरे इस ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा था ना, यहां कहां से माइनस आ गया? क्या मैं इस स्ट्रक्चर की मदद से इसको साबित कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने हाथों हाथ दूसरी एक और स्ट्रक्चर बनाई, ऐसी स्ट्रक्चर बनाई। मैंने बोला कभी पाई कभी सिग्मा, देखो बीच का, कभी सिग्मा कभी पाई, देखो बीच का, कभी इस पे माइनस कभी नहीं, इसलिए डेल्टा माइनस, कभी है कभी नहीं कभी माइनस, इसलिए डेल्टा माइनस, और इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, इसलिए यहां पर प्लस आ गया। तब भी उस गुड्डू को विश्वास नहीं हुआ, इन दो की मदद से यह साबित हो रही थी। उसने बोला सर क्या पता आपने ये भी पहले से ही सोच रखा हो कि कोई ना कोई उठ के कहीं शक ना कर ले, कहीं कोई ना कोई उठ के शक ना कर ले, क्या पता आपने पहले से ही ये लिख रखा हो, आपने ये जुगाड़ पहले से ही सोच रखा हो कि कोई ना कोई तो होगा जो मुझ पे शक कर सकता होगा। मुझे भयंकर गुस्सा आ रहा था गुड्डू, मैं अपने गुस्से को पीता जा रहा था गुड्डू, मेरा नर्वस सिस्टम मुझे बोल रहा था कंट्रोल कंट्रोल। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई तेरी मर्जी पड़े जो स्ट्रक्चर दे दे, मैंने कहा भाई तू अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से स्ट्रक्चर दे दे। मुझे कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी होती जा रही थी गुड्डू, मैंने उससे बोला तेरी मर्जी से कोई भी स्ट्रक्चर दे दे। उसने दिया, उसने दिया, उसको विश्वास नहीं था, उसने दिया। और मैं अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं करना चाहता था, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए लड़ाई चल रही थी गुड्डू, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए लड़ाई चल रही थी। मैं सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति हूं यह प्रूफ करने की लड़ाई चल रही थी। उसने मुझे स्ट्रक्चर दिया, सर इसको प्रूफ करके बताओ। मैंने आप सबके सामने बोला कि देखो ये सिग्मा है ये पाई है। आप सबने बोला हाँ सर ये बिल्कुल सत्य बात है। मैंने बोला ये सिग्मा है, आप सबने बोला ये सत्य बात है। मैंने बोला इन दोनों ऑक्सीजन पे माइनस आ रहे हैं, इस पे नहीं आ रहा, आपने बोला सत्य बात है। मैं अपने दोस्त की लैब में आपके द्वारा, उस गुड्डू के द्वारा जिसका मेरे से कोई लेना देना ही नहीं था, जो मुझ पे शक कर रहा था, मैं उसको लेके गया और आप सब पीछे से देख रहे थे। मैंने कहा देख भाई मैं तेरे सामने इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद क्या निकल के आया? निकल के कुछ इस तरह का आया गुड्डू, निकल के कुछ इस तरह का आया। क्या निकल के आया कि यहां पर डेल्टा माइनस, यहां पे डेल्टा माइनस, यहां पे डेल्टा माइनस, इस तरह का स्ट्रक्चर निकल के आया गुड्डू। मैंने कहा ध्यान से देख, इस पाई को तो प्रूफ कर देगा, इस बीचोलियो को कैसे प्रूफ करेगा? ये तो सिग्मा है, ये तो बीच का आ गया। अरे इन दोनों माइनस को तो प्रूफ कर देगा, इस माइनस को कैसे प्रूफ करेगा? बोल बोलना, बोल क्यों नहीं रहा है गुड्डू, बोल। वो ऐसे देख रहा था, सॉरी सर सॉरी सर। मैंने कहा अब शांति से देखना, जादू दिखाता हूं, शांति से देखना, जादू दिखाता हूं। मैंने उसके सामने एक स्ट्रक्चर और लिखी, मैंने उसके सामने ये स्ट्रक्चर और लिखी। मैंने कहा देख ट्राई करके देखते हैं क्या इससे साबित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। कभी पाई कभी सिग्मा बीच का, कभी सिग्मा कभी पाई बीच का, ये सिग्मा ये भी सिग्मा, ओ माय गॉड ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा। ये अभी भी प्रूव नहीं हो पा रहा था, ये अभी भी प्रूव नहीं हो पा रहा था।
मैंने उसको बोला रुक, रुक जा, सारे शक दूर कर रहा हूं, रुक जा गुड्डू, सारे शक दूर कर रहा हूं। मैंने एक स्ट्रक्चर और लिख दी ऐसी। मैंने कहा कभी पाई कभी सिग्मा, कभी सिग्मा बीच का, कभी सिग्मा कभी पाई कभी सिग्मा बीच का, कभी सिग्मा कभी सिग्मा कभी पाई बीच का। मैंने कहा कुछ नहीं माइनस माइनस बीच का, मैंने कहा कुछ नहीं, यहां पे माइनस कुछ नहीं माइनस बीच का, यहां पे माइनस माइनस कुछ नहीं बीच का। मैंने कहा इस स्ट्रक्चर को साबित करने के लिए 3 स्ट्रक्चर लगेगी गुड्डू। अब बोल, क्या अभी भी तुझे मेरी ईमानदारी पे शक है? वो ऐसे हो गया, नहीं सर, सॉरी सर, मुझे क्षमा कर दीजिए सर, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ सर, क्या करूँ सर, आप बता दीजिए। मैंने कहा वो वहां पे थोड़ी सी धूल लगी हुई है। जी सर। मैंने कहा चल छोड़ यार, बैठ जा, मैं कर दूंगा, मेरे दोस्त की लैब है, मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे मेरे दोस्त की लैब चल पड़ी। आप सब लोग उसकी लैब पे रेगुलर बेसिस पे जाने लगे, लैब एकदम साफ सुथरी रहने लगी। धीरे धीरे और इक्विपमेंट्स ऐड होते गए, मैं उसकी लैब पे जाने लगा। अब मुझे वहां पे चाय भी ऑफर होती थी। मुझे वहां पे लोग, जैसे ही मैं जाता था, सब लोग ऐसे नमस्ते 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 करते थे। माहौल बन चुका था, दोस्त के चेहरे पे खुशियां ही खुशियां आ चुकी थी। दोस्त का काम चल पड़ा था और आपका काम भी चल पड़ा था, और आपको ये बात समझ में आ गई थी कि दीज स्ट्रक्चर आर फेक स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर टू प्रूव अ रियल स्ट्रक्चर विच इज रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज रेजोनेंस। भाई स्टोरी तो तगड़ी थी ना भाई, यार तगड़ी बनाता हूँ ना स्टोरी, तो यार मानना पड़ेगा ना भाई, स्टोरी तो तगड़ी बनाता हूँ। अभी भी क्या चल रहा है, रेजोनेंस क्या है। अभी मैं आपको कुछ बहुत सारे पॉइंट्स लिखाऊंगा, और वो बहुत सारे पॉइंट्स, सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू टाइप क्वेश्चंस, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए। बोला लिवर टचिंग पेन क्रैश टचिंग। मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे आप कि ये सब इनके नाम है, ये फेक है और ये रियल है, रियल को साबित करने के लिए लगती हैं। इतना नोट कर लिया हो तो मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखाना चाहता हूं। माहौल है भाई, माहौल है। बोला टीचर डायरेक्ट। अरे क्या डाउट है रे इसके यार, ये मान ही नहीं रहा, डाउट डाउट कर रहा है। वो इधर देखो, क्या बोल, तो रिपीट कर दी। अब पागल हो गया। अरे यार, बोल रहा रिपीट कर दीजिए। अभी ये सब आप नहीं बना सकते, और आप अगली ही क्लास में ये सब बना सकते हो, आप खुद बनाओगे, क्या बात कर रहे हो सर। हाँ भाई, अगली क्लास में आप खुद बनाओगे। आइए सर, बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं, वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? व्हेन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ molecule is known as resonating structure, resonating structure, जिसको शॉर्ट में आरएस बोलते हैं, आरएस। एंड दिस फिनोमिनन इज नॉन एज रेजोनेंस। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं गुड्डू। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
रियल स्ट्रक्चर कौन सी होती है और इमेजिनरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? रियल स्ट्रक्चर होती है आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है इमेजिनरी स्ट्रक्चर। ये आर एस कहलाती हैं, ये आर एच कहलाता है। इमेजिनरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर कौन सी होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड। अगला पॉइंट, रेजोनेंस जो है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब एक क्या बात कर रहे हो सर यार? अरे नहीं यार, हाँ, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही दुनिया में आया है जब वो एक हाइपोथेटिक थ्योरी आती है और उससे 99% चीजें प्रूव हो जाती है तो वो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है ना? तो अगला पॉइंट वही है कि रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है एंड हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी या फिर 1 मिनट रुको, इसको हटा लो, इसको अगले पॉइंट में डालेंगे। रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसे लिख लो, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, ऐसे लिख लो ऐसे। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज फॉर्म बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से बनता है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से बनता है। ठीक है? अगला पॉइंट, कंप्लीट ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन of pi electron is known as resonance, is known as resonance। कंप्लीट ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रेजोनेंस। हाँ, मैं थोड़ा लेट छोड़ूंगा, मैंने लेट स्टार्ट करी थी क्लास, रोना धोना नहीं है, ठीक है ना? इस ये लिखा पढ़ी हाथ से लिख रहा हूं भाई। अभी मेरी बात सुनो आप, डीलोकलाइजेशन का मतलब समझो। एक होता है लोकलाइज्ड, अब काम की बात सुन लेना, नेतागिरी नहीं। एक होता है लोकलाइज्ड, एक होता है डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड क्या होता है? जैसे मान लो मैं अपने बारे में बताता हूं, मेरा जन्म कोटा में हुआ है ना, मैं कोटा में ही बड़ा हो गया, कोटा में ही पढ़ाई कर ली, कोटा में ही आगे भी पढ़ाई कर ली, कोटा में ही मैं पढ़ा रहा हूँ, कोटा में ही मैं काम कर रहा हूँ, कोटा में ही मेरी शादी हो जाएगी, कोटा में ही मतलब सब कुछ कोटा में हो जाएगा, कोटा में ही। और एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ कोटा में होता रहेगा, कोटा में ही चलता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कोटा में ही फ्री, मतलब मैं कैसा हूँ? लोकलाइज्ड। अब एक दूसरा बंदा है जिसका जन्म कहीं और हुआ, पढ़ने कहीं और चला गया, शादी कहीं और कर ली, हनीमून कहीं, और फिर अंत में मृत्यु कहीं और हो रही है, मतलब वो लगातार माइग्रेट कर रहा है, उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। तो कंप्लीट ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रेजोनेंस, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डीलोकलाइज।
क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट देखो, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्टेटमेंट बन के आ जाएगा इसलिए मैं लिखा रहा हूं, सुनिएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, देयरफॉर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। सुनिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसी होती है? इमेजिनरी होती है, ख्याल है, कल्पना है, सपना है, ड्रीम है, ख्वाब है, ख्याल है। तो अगर आप कोई सपना देख रहे हो, कोई ड्रीम देख रहे हो, आपका कोई थॉट है, उस सपने में बारिश हो रही है, बहुत तेज बरसात हो रही है और आप उस बरसात को एंजॉय कर रहे हो, उस सपने में आप पूरे तरबतर भीग चुके हो, तो क्या आप रियल लाइफ में भीगोगे? नहीं, नहीं भीगोगे। वहां पे मान लीजिए एकदम से आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, क्या आपके साथ वो घटना घटेगी? नहीं। उसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इमेजिनरी है, तो इमेजिनेशन पे क्या प्रेशर, क्या वॉल्यूम, क्या टेम्परेचर, इनका क्या इफेक्ट? कोई है ही नहीं, समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, उस पर क्या प्रेशर, क्या वॉल्यूम, क्या टेम्परेचर। बात समझ रहे हो? अगला पॉइंट, रेजोनेंस के अंदर, रेजोनेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एटम मूव ही नहीं करता। इन रेजोनेंस ओनली pi electrons moves, atom does not moves in resonating structures। एटम मूव नहीं करते हैं। अगर ये लाइन समझ में आती है तो आपको ये बताना है क्या ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। रेजोनेंस के अंदर सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एटम मूव नहीं करता। आपको बताना है क्या ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन मूव करके यहां जा रहा है, पाई बॉन्ड यहां आ रहा है। अगर सिर्फ पाई बॉन्ड मूव करके आता तो मान लेते एटम तो मूव ही नहीं कर सकता, तो दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। इंट्रा मतलब खुद का खुद के साथ हो रहा है, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक मॉलिक्यूल की अपनी खुद की दुनिया है, वो उसी में एंजॉय कर रहा है। रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है जिसमें ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ सकता है, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है। तो हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कंजर्व होना चाहिए। कंडीशन है, ये कंडीशन है। रेजोनेंस, रेजोनेंस is an intramolecular process, is an intramolecular process, means no electron come from outside and no electron goes from inside।
So in each resonating structure, total number of electron and charge should be conserved. Should be conserved. Total number of electron and total charge should be conserved. अब आप मुझे बताएंगे, स्वयं गुड्डू भैया, साक्षात गुड्डू भैया बताएंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और काउंट देखते हैं कैसे करता है गुड्डू भैया हमारा। वहां गुड्डू भैया कैसे काउंट करते हैं अभी पता चल जाएगा, कितना सीरियस है पढ़ाई के प्रति, कितना डेडिकेटेडली इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हिंट दे दी, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अभी पता चल जाएगा गुड्डू भैया को इलेक्ट्रॉन काउंट करने आता है कि नहीं आते हैं। नहीं वो तो ठीक है, आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ पहले। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ। एक बोल रहा है 8-10। अबे ये ऐसे कस के रेपट पड़ेगी ना अभी। एच एच, यहां पर एच, यहां पर एच, यहां पर एच और माइनस। अबे चौड़ में तो लिख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें है 18। अब इस वाली को चौड़ में लिख लें। अब इसकी चौड़ निकाल लियो। इसकी चौड़ कैसे होएगी, ऐसी होएगी। दिस इज द चौड़। अब गिनियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें कितना आ रहा है, 20। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अरे सर स्मार्ट वर्क करिए। 1 - 3 - चार्ज कंजर्व भी नहीं है, हम पहले ही बता दिए थे, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन काउंट करवा रहे हो। दोनों चीजें आनी चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए। नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हर रेजोनेटिंग, बहुत काम की बात है, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज और टोटल इलेक्ट्रॉन कंजर्व होने चाहिए। कभी भी आपको चेक करना पड़ सकता है, ये फायदे का सौदा है। अगला आइटम देखिए, इन रेजोनेंस टोटल, इन रेजोनेंस इन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड and unpaired electron should be conserved। कंजर्व मतलब सेम। पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आपको बताना है कि ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, और इसमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वेरी गुड। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो यहां पर 1 है और यहां पर 3 है,
और इस कारणवश ये दोनों ही एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये तो एक जनरल कंडीशन थी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जज करने की, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए, एटम मूव नहीं होना चाहिए। ये एक जनरल कंडीशन थी रेजोनेंस की। अब मैं आपको वो कंडीशन बता रहा हूं, अब हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं कि रेजोनेंस कैसे होता है। अभी क्या चल रहा है, रेजोनेंस क्या होता है, अभी अपन भूमिका बांध रहे हैं कि रेजोनेंस क्या है। हम जान रहे हैं रेजोनेंस को, धीरे धीरे कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं उसके, क्या है ये रेजोनेंस। याद है बचपन में आपने ए पढ़ा था, आपके जिज्ञासा होगी ए क्यों लिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको बताया अच्छा एप्पल, अच्छा, फिर आपको धीरे एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हमारा नौकरी खा गया एप्पल, हमारा नौकरी खा रहा एप्पल एक, सर आई हेट एप्पल, सर एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सर हाउ वी कैन अर्न। लो आइए इधर, अब एक्चुअल कंडीशंस बता रहा हूं रेजोनेंस की, एक्चुअल कंडीशन है ना, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस होने के लिए या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या मेन कंडीशंस होती है रेजोनेंस की, मेन कंडीशंस फॉर रेजोनेंस सुनिएगा। अरे अरे यार इधर सुनो, सुनो 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 ध्यान से, देखो एक चीज बताना, क्या जीआई शो करने के लिए पूरे मॉलिक्यूल को जीआई शो करना पड़ता था या मॉलिक्यूल का पार्ट भी जीआई शो करता था। बताओ जीआई के लिए क्या पूरे मॉलिक्यूल को जीआई करना पड़ता था या मॉलिक्यूल का एक छोटा सा पार्ट भी जीआई कर पाता था, जल्दी बताओ। पार्ट, उसी तरह से रेजोनेंस करने के लिए पूरे मॉलिक्यूल का रेजोनेंस करना जरूरी नहीं है, मॉलिक्यूल का पार्ट भी रेजोनेंस कर सकता है। तो बस वैसे ही लिखूंगा, मॉलिक्यूल और पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल वेयर रेजोनेंस टेक्स प्लेस, जहां पर रेजोनेंस हो रहा है शुड बी प्लेनर, शुड बी प्लेनर, मतलब वहां पे या तो sp2 हो या sp हाइब्रिडाइज एटम हो। प्लेनरिटी कैसे चेक करते हैं, sp2 या sp3 प्लेनर नहीं होता। मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल का हिस्सा जहां पे रेजोनेंस हो रहा हो वहां से वहां तक वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब वहां से वहां तक हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 या sp होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, मॉलिक्यूल और पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल वेयर रेजोनेंस टेक्स प्लेस शुड हैव पैरेलल p ऑर्बिटल, पैरेलल p ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल का हिस्सा जहां पर रेजोनेंस हो रहा है वहां पे p ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल। ठीक है, दो एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक तो ये आइटम लिखा हुआ है, सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, ये रहा sp2, ये रहा sp, ये रहा sp2, 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 मतलब दोनों ही पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, पैरेलल p ऑर्बिटल, और इसको तो आप जानते हैं इवन क्यूमुलेटेड सिस्टम, अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ये वर्टिकल होगा। एवरी गुड्डू नोज कि अगर एक p ऑर्बिटल ऐसा है तो पक्का पक्का जब इसका p इसके साथ ऑलरेडी इश्क लड़ा चुका है तो फिर दूसरा p चाहिए अगले के साथ इश्क लड़ाने के लिए। मतलब अगर ये py py है तो ये pz pz है, तो यहां पैरेलल p ऑर्बिटल नहीं रहे, परपेंडिकुलर हो गए,
तो यहां पैरेलल पी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी फेल हो गई। यहां देखोगे तो ये पी वाई है। अब अगर इसको जिंदगी में से हटा दूं तो ये तो अलग ही खेल रहे हैं, उनके जिंदगी से हटे जाने के बावजूद यहां पाई बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन अगर मैं यहां से इसको जिंदगी से हटा देता, अब किसके साथ पाई बॉन्ड बना है, बात समझ रहे हो? तो ये पी वाई तो ये भी पी वाई हो सकते हैं। ये तो अपना इंडिविजुअल खेल रहे हैं ना, समझ गए? तो अपना इंडिविजुअल खेल रहे हैं। कार्बन 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 कार्बन, यहां पर ये पी ऑर्बिटल ऐसे, यहां पर ये पी ऑर्बिटल ऐसे। एक तो सारे sp2 हैं और पी ऑर्बिटल भी कैसे आ गए, पैरेलल। तो यहां पर रेजोनेंस होएगा। क्या ये दोनों कंडीशन आपके दिमाग में घर कर गई? क्या ये दोनों कंडीशन आपके दिमाग में घुस गई गुड्डू भैया? गुड्डू यो, 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 ये दोनों कंडीशन आपके दिमाग में घर कर गई क्या? वेरी गुड। अरे फर्स्ट तो कुछ नहीं है, फर्स्ट मतलब sp2 या sp होना चाहिए। देखो ये sp2 sp फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई थी, sp2 sp2 फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है। फर्स्ट के साथ साइमल्टेनियसली सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए बेटा, फर्स्ट के साथ साइमल्टेनियसली सेकंड वाली भी होनी चाहिए। देखो अरे यार, यार ये तो अपन ने आइसोमेरिज्म में पढ़ लिया ना, याद है आपको? ये ऐसे होता था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल याद है, हॉरी वर्टी। तो ये वाले पी ऑर्बिटल और ये वाले पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो गए, जबकि ये वाले पी ऑर्बिटल ये वाले पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में है। तो यहां पे सारे पी ऑर्बिटल पैरेलल है और सारा sp2 भी आ रहा है, जहां से जहां तक रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस होगा। समझ गया आप? कुछ नहीं है बेटा, ये पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है, ये अपना इंडिविजुअल बन रहा है। तो ये अपना जब पी वाई इस्तेमाल करेगा तो ये मना कर देगा, क्या ये बोलेंगे हम भी कर लेंगे पी वाई, हमारा पी वाई अलग है। समझ गया आप? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 3, वो है कॉन्जुगेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कॉन्जुगेशन। इसके बिना कछु भी ना हो पाए, इसके बिना कछु भी ना हो पाए। अगर सच्चाई में मॉलिक्यूल को रेजोनेंस करना है तो मॉलिक्यूल या पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल जहां से जहां तक रेजोनेंस हो रहा है वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। मॉलिक्यूल और पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल वेयर रेजोनेंस टेक प्लेस शुड बी कॉन्जुगेटेड। वो कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड कैसे होगा वो सुनिए। क्या होता है कॉन्जुगेशन? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा वैकेंट, पी हो या डी ऑर्बिटल हो, नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, नेगेटिव सिग्मा वैकेंट, लोन पेयर सिग्मा वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल, या फिर पाई पाई पाई, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह के सिस्टम कॉन्जुगेटेड कहलाते हैं। कैसे दिखेंगे बेटा, इधर देखो कैसे दिखेंगे। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, पाई सिग्मा पाई, मतलब यहां पर रेजोनेंस होगा। सुनते रहना आप। पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहां पर भी रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा नेगेटिव, ये भी कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेशन।
पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये भी कॉन्जुगेशन है। देखते चलो, शांति से देखते चलो। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल ये भी कॉन्जुगेशन है। एक भूल गया मैं, यहां पे लोन पेयर भी कर लेना, नेगेटिव ऑब्लिक लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर ये भी कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा लोन पेयर ये भी कॉन्जुगेशन है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, ये ग्राउंड स्टेट की बात है। 2s1 2p2 ये एक्साइटेड स्टेट की बात है। एक इलेक्ट्रॉन s में है, 3p में से 2p भरे हुए, एक खाली है, मतलब बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। पाई सिग्मा वैकेंट p ऑर्बिटल ये भी कॉन्जुगेशन है। सुनते रहो, आपका काम सुनने का है, आपका काम सुनने का है। O माइनस CH2 प्लस नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव ये भी कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव ये भी कॉन्जुगेशन है। नेगेटिव सिग्मा वैकेंट p ऑर्बिटल ये भी कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर सिग्मा वैकेंट p ऑर्बिटल ये भी कॉन्जुगेशन है। हॉरी वर्टी हॉरी वर्टी हॉरी। मेरे दोस्त, मुझे इतना सा बता दे, ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड सेम प्लेन में आ गया क्या? ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड सेम प्लेन में आ गया क्या? ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड सेम प्लेन में आ गया क्या? अरे हॉरी वर्टी हॉरी, ये भी वर्टिकल ये भी वर्टिकल। नहीं, लोन पेयर सिग्मा नेगेटिव नहीं होगा, लोन पेयर सिग्मा नेगेटिव वाला नहीं होगा। जितने लिखे हैं सिर्फ वही होंगे, जितने लिखे हैं सिर्फ वही होंगे। क्या ये पाई और ये पाई सेम प्लेन में? तो पाई और ये वाला पाई अल्टरनेट पोजीशन पे, ये दोनों पाई आ रहे हैं और दोनों सेम प्लेन में है, इसलिए ये भी कॉन्जुगेशन होगा। ये वाला पाई और ये वाला पाई ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। अल्टरनेट पोजीशन पे चीजों का आना, एक छोड़कर चीजों का आना, अल्टरनेट पोजीशन पे चीजों का आना कॉन्जुगेशन कहलाता है। जैसे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल, पाई सिग्मा वैकेंट डी ऑर्बिटल, नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, नेगेटिव वैकेंट पी डी ऑर्बिटल, लोन पेयर वैकेंट पी डी ऑर्बिटल, पाई और पाई। लेकिन लोन पेयर और नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले के पास लेने की जगह भी होनी चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट कराना है बेटा, आपको पूरा इलेक्ट्रॉन देना है, तो सामने वाले के पास जगह भी तो खाली होनी चाहिए लेने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये सब आपके कॉन्जुगेशन है। अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद बनाने लगोगे ना कल की क्लास में, कल आपकी क्लास है, मुझे बता दो टाइम क्या रखना है। कल आपकी क्लास है, मुझे बता दो टाइम क्या रखना है। कल आपकी क्लास है, मुझे ये बता दो टाइम क्या रखना है। कल आपकी क्लास है, मुझे ये बता दो टाइम क्या रखना है। सुबह का रखें या शाम का रखें? 4 बजे का रख लें? 4 बजे का रख लें? 4 बजे का रख लें? मॉर्निंग तो पॉसिबल नहीं है यार, दूसरा बैच में भी है। मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दूसरा बैच में भी है। गुड्डू सुन तो लो, इवनिंग में ही हो पाएगा। इवनिंग में बता दो 4 बजे। मॉर्निंग में तो दूसरे बैच में है यार, कैसे लूंगा भाई? मॉर्निंग में दूसरे बैच में भाई, बोल तो रहा हूँ। अब बता दो, शाम का स्लॉट है। अरे है ही नहीं मॉर्निंग में स्लॉट खाली भाई। अब बता दो, अब फालतू बात मत करो, शाम का बता दो, 4 बजे से रख लें। 3 बजे से रखें? 3 बजे से रख ले, 3 बजे से। यार एक पॉइंट पे आओ यार, देख मेरे को आगे इन्फॉर्म करना पड़ेगा।
अच्छा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ए ऑप्शन है 3 PM, बी ऑप्शन है 4 PM, सी ऑप्शन है 5 PM, और डी ऑप्शन है कि मतलब डी ऑप्शन कुछ भी नहीं है। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। मैं वोट करा रहा हूँ आपका। नहीं, सिंगल चॉइस है ना। स्टार्ट पोल। आप आंसर कर दो, और जो भी आप आंसर करोगे वो पता चल जाएगा ए बी सी में से। 3 PM, 4 PM, 5 PM। 2 बजे तक तो मेरी क्लास ही है यार। अबे गलत मत करना आंसर, मैं फिर बोल रहा हूँ। ये डी वी मत करो, 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से चूज कर लो, है ना। फालतू की बात करोगे कोई मतलब सेंस तो है नहीं। काम की बात करो, फिर मैं अपनी मर्जी से लगा दूंगा। अभी आपसे पूछ रहा हूँ इज्जत से। इज्जत रास नहीं आ रही क्या? एक बार मैं बी को टिक करके देखता हूँ। ए पे सबसे ज्यादा वोट आए हैं, 54.21। तो आपकी क्लास कल 3 बजे से रहेगी, ठीक है। 3 बजे से रहेगी आपके आगमन तक, है ना। 3 बजे से आपके आगमन तक, 3 बजे से रहेगी, ठीक है ना। 3 PM, ध्यान रखें, 3 PM का। 3 PM से रखेंगे कल की क्लास, ठीक है। 3 PM। चलिए, ये आपका कॉन्जुगेशन है। अब एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर कॉन्जुगेटेड? अगर कल अपन ने क्लास कर ली ना गुड्डू, उसका इतना फायदा मिलेगा, मेरी बात सुनो। ये जो रेजोनेंस है ना, सुनो, ये जो रेजोनेंस है ना, अगर अपन ने कल क्लास कर ली, बहुत अच्छा मौका आया है। मतलब इतना अच्छा मौका आ ही नहीं सकता था। मतलब कल आपके जीवन में मैं रेजोनेंस की जो खुशियां घोलूंगा ना, क्योंकि कल पूरा प्रैक्टिस सेशन है, सब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। अगर मैं आपको टाइम नहीं दे पाता ना तो दिक्कत होती। कल वो अच्छा हुआ कि कल अपने को ऐसा टाइम मिल गया, उसमें प्रैक्टिस है। और अगर आपको रेजोनेंस आ गया, जैसे पीओएस सीओएस आ गई ना, तो पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ गया। वैसे रेजोनेंस आ गया ना, तो पूरा जीओसी आ गया। अरे जीओसी छोड़ो, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, अगर रेजोनेंस आ गया तो। और स्टोरी चलेगी तगड़ी। मजा तो स्टोरी का है। अरे असली मजा तो खट्टे में है, मतलब स्टोरी में है। आपको बताना है कौन सा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। लोगे आप, केवल राइट और रॉन्ग लगाना है।
चलो ये होमवर्क है, जाओ मजे करो, ठीक है, अगले क्लास में करेंगे। इतना इतना लोड नहीं लेते अपन गुड्डू भैया, इतना लोड लेके जीवन थोड़ा जिया जाता है। स्लाइड में दिया हुआ होमवर्क करें, डीपीपी नंबर 1 करें, मॉड्यूल लगा ले आइसोमेरिज्म का कंप्लीट, समरी लेक्चर आपके पास, अरे ये बता दो, ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, समरी लेक्चर आया कि नहीं आया ये बता दो, समरी लेक्चर, अरे समरी लेक्चर आया कि नहीं आया, समरी लेक्चर आया कि नहीं आया, अरे समरी लेक्चर, वेरी गुड, तो उसको देखें, ठीक है ना। और बाकी एक बार इतना वोट किया है तो हैशटैग समा का वोट भी चला दो यार, मजा आया कि नहीं आया, मेरे दोस्त की लैब में मजा आया कि नहीं आया आपको, हैशटैग समा तो चलाओ यार, बहुत दिन हो गए यार, बहुत आनाकानी कर रहे हो हैशटैग समा चलाने में, ऐसा भी क्या हो गया यार गुड्डू, आपको बहुत तेजी से थंब अप करने हैं, तब जाके वोट बहुत अच्छे से चलता है। हैशटैग समा की पावर दिखा दो फुल दबा के, हैशटैग समा फुल दबा के, हैशटैग समा दिखा दो गुड्डू भैया, फुल दबा के हैशटैग समा दिखा दो, फुल दबा के हैशटैग समा। लेट्स सी, प्लस 5% ऐड करना पड़ेगा ना, देखो दिक्कत हो गई ना, करना पड़ेगा ना, दिक्कत हो रही है पोल में, कोई नहीं, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, कि धीरे धीरे वो हमसे इतना इम्प्रेस हो गए, धीरे धीरे वो हमसे इतना इम्प्रेस हो गए, पहले जस्ट फ्रेंड्स, फिर बेस्ट फ्रेंड, और अब अनफ्रेंड हो गए, ऐसे ही है यार, क्या करे यार, हर किसी की किस्मत में सब कुछ नहीं होता ना यार। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, हैशटैग समा चलता रहना चाहिए, कल 3 बजे है ना, 3 बजे, 3 बजे का डन रखा है, धन्यवाद सेठ जी। कल की क्लास में जरूर आना, अगर आप कल की क्लास में नहीं आए तो आगे की एक भी क्लास में मत आना, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ कनेक्टेड है, मैं फिर बोल रहा हूँ सब कुछ कनेक्टेड है, अब ये जो टॉपिक चल रहा है इसके बाद सब कुछ कनेक्टेड है।